जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनीवन who want to study the metallurgy of specific elements like aluminium, copper and mercury. इन तीन चीजों के एक्सट्रैक्शन और इनका मेटलर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th. वीडियो के एंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके ओर्स इंपॉर्टेंट हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, उन्हें भी हम इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड वीडियो के एंड में पुट कर देंगे. सो एनीवन हु वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जिसमें बार बार ओर्स पूछा जाता है, वो ओर्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी इजीली ये वीडियो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. सो हम अपने एलिमेंट्स को दैट इज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मर्करी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब ये तीन पार्ट जैसे हमारे चैप्टर के लेआउट होते थे वैसे नहीं होंगे उसी में, लेकिन तीन कैटेगरीज में हम उसको रखेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओर्स. दैट मीन्स कि ऐसे कौन कौन से ओर हैं जो कि कॉमन है और जिनमें एल्यूमिनियम, कॉपर और मर्करी प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे देयर फ्लो चार्ट. दैट मीन्स कि ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट कैसे समझ सकते हैं. एंड फाइनली उस फ्लो चार्ट में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होंगे, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सो जब कभी भी आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चंस आते हैं दैट एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम या एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर और मर्करी इन अ इलैबोरेटेड फॉर्म, तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसको लिखोगे, तो उसको लिखने का भी यही मेथड है. सबसे पहले आप उनका ओर लिखोगे. ओर के बाद आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ओर है जिससे एक्सट्रैक्शन किया जाता है. एंड फाइनली फिर उसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे. फ्लो चार्ट के बाद फाइनली हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से रिएक्शंस हैं. इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्म में आप अपने एग्जाम में भी उसको रिप्रेजेंट करना है. देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार होता क्या है, स्पेशली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको 5 में से 5 कैसे अटेन करना है, कैसे रिसीव करना है, ये मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो जो मेथड हमने बताया, जो सीक्वेंस हमने बताया, अगर उस सीक्वेंस को यूज करके और आप पूरे प्रोसेस को करोगे, देन it would be very much beneficial for you and that is my guarantee कि आपके स्कूल के एग्जाम्स में and even in your board exams especially for class 10th and 12th कोई भी आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर सकता. जिस मेथड, जिस प्रोसीजर से हम आपको बताएंगे, बस उसी प्रोसीजर, उसी मेथड को आपको अपने कॉपी में और अपने दिमाग में फीड रखना है. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कौन कौन सा? पहला ओर्स, दूसरा उन 3 ओर्स में से किस ओर को यूज करके प्रोसेस किया जाता है, सो फ्लो चार्ट, एंड फाइनली उसमें जो मेथड्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे. इट इज माय गारंटी, हर बार हम बोलते हैं टॉपिक खत्म होने के बाद आपके पास, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. द टॉपिक वुड बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू. बट इन केस अगर आपके पास कोई टॉपिक होता है देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और आपके हर कमेंट, आपके हर सुझाव, सजेशन का हमें बेसब्री से इंतजार होता है. और अगर आप अपना कोई भी सजेशन देते हैं जिससे कि हम अपने चैनल को और बेटर कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स जिससे कि हम आपके क्वेश्चंस के डाउट्स को, क्वेश्चंस जितने हैं या डाउट्स जितने हैं उनको क्लियर कर सकें, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी. तो कभी भी अपने डाउट्स को छुपाइएगा मत, अपने सजेशंस को छुपाइएगा मत, बिकॉज द व्यूअर्स आर एवरीथिंग, और व्यूअर्स की हेल्प से ही हम अपने चैनल को और ग्रो कर पाएंगे. ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है,
सो प्लीज हमेशा अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, और जब कभी भी आपको कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन, जिसमें कि हम टॉपिक बाय टॉपिक मेटल्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन से। सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्या था हमारा ओर, यानी कि कौन सा ऐसा ओर है। पहले हम देखेंगे कौन से ओर होते हैं एल्यूमिनियम के स्पेशली, और फिर उनमें से कौन सा ऐसा ओर है जिससे कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके पीछे का रीजन भी हम देखेंगे कि क्यों हम उसी ओर से एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो सबसे पहले 3 ओर हैं। बॉक्साइट ओर, फॉर्मूला Al2O3.2H2O। सेकेंड इज क्रायोलाइट, फॉर्मूला Na3Al(F6). थर्ड इज कोरेंडम, Al2O3। वैसे तो बहुत सारे और होते हैं और इसके अलावा भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे लिखे हुए। नाउ इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और है जिसका यूज होना है दैट इज Al2O3.2H2O, ये होना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि क्यों हम बॉक्साइड ओर का ही यूज कर रहे हैं। सो बॉक्साइड ओर के यूज करने के पीछे रीजन ये है कि जितने भी ओर जिनमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है बॉक्साइड में। आप देख सकते हो बॉक्साइड के अलावा क्रायोलाइट और कोरेंडम में भी एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, बट इन दोनों में एल्यूमिनियम का अमाउंट काफी कम होता है एज कंपेयर टू बॉक्साइड। दैट इज व्हाई बॉक्साइड ओर इज यूज्ड। देन मूविंग टू द फ्लो चार्ट। सो इस बॉक्साइड ओर से किस तरीके से हम प्योर दैट इज 99.9% एल्यूमिनियम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो हेडिंग है फ्लो चार्ट, और उसमें लिखा है फाइनली ग्राइंडेड बॉक्साइट ओर दैट इज Al2O3.2H2। इसका मतलब समझ रहे हैं, लार्ज अमाउंट में ओर है, वो बड़े बड़े रॉक्स के पत्थर के फॉर्म में है, उसको पीस लिया गया, उसको ग्राइंड कर लिया गया, पाउडर बना लिया गया, और पाउडर बनाने के बाद ऑलरेडी क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ऑक्सीजन है, तो नॉर्मल ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से इसकी थोड़ी बहुत जो डस्ट है, 100 पार्टिकल्स हैं, सैंड है, उनको रिमूव कर देते हैं और ओर को अलग कर लेते हैं। और इसको करने के बाद डायरेक्टली, क्योंकि हमें इसमें कोई आप देख सकते हो कहीं कार्बोनेट भी नहीं है, कहीं इसमें सल्फेट भी नहीं है, तो इसमें रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन का प्रोसेस हम नहीं करेंगे। बॉक्साइट ओर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। कौन से 2 टाइप्स हैं? रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। दोनों में डिफरेंस सिर्फ उनमें प्रेजेंस इंप्योरिटी का है। अगर Fe2O3 is the impurity along with Al2O3.2H2, ये Fe2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहता है, बट उसी ओर में प्रेजेंट रहता है। सो अगर ओर में आप देख सकते हो Fe2O3 है, then that type of ore would be considered as a bauxite ore. But अगर प्रेजेंट है क्या SiO2 सिलिका बालू प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में, तो उसे हम कहेंगे बॉक्साइट ओर। ओके, सो अगर Fe2O3 है तो उस कंडीशन में बेयर्स मेथड या हॉल्स मेथड, ये 2 मेथड है, इनमें से यूज करेंगे। लेकिन अगर व्हाइट बॉक्साइट है तो वहां पे सरपेक प्रोसेस का यूज करेंगे। अब ये बेयर्स प्रोसेस और ये सरपेक प्रोसेस है क्या, इनको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करने के बाद इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों प्रोसेस से हमें रिजल्ट क्या मिलता है? Al2O3 विच इज नोन एज एल्यूमिना। एल्यूमिना से जब हमें एल्यूमिना मिल गया दैट इज Al2O3, आप देख सकते हो ये वाटर भी अलग हो गया दोनों में से, और साथ में जो SiO2 सिलिका व्हाइट बॉक्साइड में था और रेड बॉक्साइड में Fe2O3 था, ये दोनों चीजें भी रिमूव हो गई। रिजल्ट इज व्हाट? रिजल्ट इज Fe2O3 दैट इज एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना को
आप अंडरगो कराते हो हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस को। व्हाट इज द प्रोसेस? हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, उससे हमें जो एल्यूमिनियम मिलेगा वो अभी भी इम्प्योर, एल्यूमिनियम तो मिल गया लेकिन इम्प्योर है। ओके, सो उसको प्योर कैसे करेंगे, उसको बेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए फाइनली कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। मैंने आपको जब टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे वहां भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज 99.9% प्योर, 99.9% प्योर एल्यूमिनियम। ओके, और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद फाइनली हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। नाउ इस प्योर एल्यूमिनियम को हम शीट्स बनाने में यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े ट्रंक्स बनाने में यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के वेसल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी जहां आपको एल्यूमिनियम का यूज करना है तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके हम यूज करते हैं। नाउ इस फ्लो चार्ट का क्या यूज है? सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बेसिकली थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, दैट मीन्स आप ऑब्जेक्टिव ना देके सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो और वहां पे ये प्रोसेस आता है 3 मार्क्स का। ओके, सो 3 मार्क्स में अगर आप बस इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर दोगे तो आपका आंसर पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नो वन विल कट योर मार्क्स। या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में अगर आता है तो आप इजीली फ्लो चार्ट को लिख सकते हो। लेकिन इन केस मार्क्स बढ़ जाते हैं, 5 मार्क्स में आता है, तब आपको 1 by 1 एक एक चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यू विल स्टार्ट विद द ओर, देन विद द फ्लो चार्ट एंड फाइनली फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इन टर्म्स को दैट इज बेयर्स या हॉल्स प्रोसेस क्या है, सरपेक्स प्रोसेस क्या है, और हेरोल्ड्स प्रोसेस क्या है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इन सब चीजों को डिटेल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायग्राम और ये पूरा प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आओ बढ़ते हैं 1 by 1 इन प्रोसेस की तरफ। ओके, तो फ्लो चार्ट और ओर्स डिस्कस करने के बाद आइए 1 by 1 डिस्कस करते हैं इसके प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ओर को कैसे हम एल्यूमिना दैट इज Al2O3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों प्रोसेस मेंशन्ड है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एंड सरपेक्स प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस यहाँ पे मेंशन्ड है। 1 by 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेयर प्रोसेस में जो आपका बेयर्स प्रोसेस है इसमें जो रिएजेंट यूज हो रहा है दैट इज NaOH। नाउ बेयर्स प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम का ही कन्वर्जन, बट बेयर्स प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिटवीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि है बॉक्साइट और एंड NaOH। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट बेयर्स जो आपका ये रेड बॉक्साइट होता है, दिस रेड बॉक्साइट, इस रेड बॉक्साइट में जो इम्प्योरिटी होती है दैट इज Fe2O3। ठीक है, ये इम्प्योरिटी होती है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या है Al2O3.2H2O, इसको हम हीट करेंगे ताकि Al2O3 अलग निकल जाए और वाटर अलग निकल जाए। अब इसको रिएक्ट करेंगे किससे, NaOH से। NaOH से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। NaAlO2 का नाम है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो NaAlO2 तो बन गया। अब इसको क्या करते हैं, NaAlO2 को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिसॉल्व तो नहीं होता बट वो उस वाटर से रिएक्ट करके और बना लेता है AlOH होल थ्राइस, दैट मींस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही NaOH जो यहाँ रिएजेंट हमने यूज किया था वही NaOH यहाँ पे रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है। AlOH होल थ्राइस को अगर हम हीट करेंगे कितने पे, 1100 डिग्री सेल्सियस पे, 1100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो तो वहां पे लिखा था 1100 डिग्री सेल्सियस पे इस प्रोसेस को कंडक्ट कराते हैं। तो हीट करेंगे तो बनेगा Al2O3 दैट इज एल्यूमिना। तो बेयर्स प्रोसेस था और हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस था। ये तो हो गया बेयर्स प्रोसेस। देखो एल्यूमिनियम Al2O3 जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट था और Fe2O3 भी प्रेजेंट था, अब वो पूरी तरीके से Al2O3 में निकल गया, बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन
Fe2O3 जो इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी उसने NaOH से रिएक्शन नहीं किया, और जब रिएक्शन नहीं किया तो बना क्या, इनसॉल्युबल। ओके, इनसॉल्युबल बना, मतलब जो आपका बीकर है उसके नीचे की तरफ वो कलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज हॉल्स प्रोसेस। नाउ हॉल्स प्रोसेस अलग, हॉल हेरोल्स प्रोसेस अलग, ठीक है। देखिए मेनली क्या होता है कि ये सब जितने भी प्रोसेस हैं ये डिपेंड कर रहे हैं साइंटिस्ट के नेम के ऊपर। जो साइंटिस्ट ने जिस भी प्रोसेस की डिस्कवरी की उसने अपने नाम पे इस प्रोसेस का नाम रख दिया, ठीक है। तो हॉल्स प्रोसेस, यहाँ जो रिएजेंट यूज हो रहा है दैट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले फिर वही करेंगे क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाना है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे हटता है, सिंपली हीट करने पे। हीट करेंगे तो Al2O3 अलग और यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस Al2O3 को Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने पे हमें वापस से जैसे यहाँ मिला था वैसे हमें यहाँ पे NaAlO2 मिल गया। फिर से वही प्रोसेस, बस रिएजेंट अलग है। बोलते ना प्रोडक्ट वही रिएजेंट्स अलग, ये याद कर लो बस। तो रिएजेंट्स बस अलग है, यहाँ पे NaOH रिएजेंट है और यहाँ पे Na2CO3 रिएजेंट है, और प्रोडक्ट हमारे एकदम सेम बन रहे हैं। तो आपको कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है। तो NaAlO2 यहाँ भी बनेगा, वाटर और थोड़ा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें ऐड कर देंगे तो बनेगा AlOH होल थ्राइस, और उसके साथ साथ वापस से जैसे यहाँ NaOH निकल गए थे वैसे यहाँ पे भी Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। और AlOH होल थ्राइस को अगेन जब हम 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2O3। ये दोनों प्रोसेस किसके लिए थे, दीज वर फॉर रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट के लिए हम ये प्रोसेस प्रिपेयर करेंगे। रेड बॉक्साइट कैसे पहचानेंगे, अगर आपके ओर में Fe2O3 is the what, Fe2O3 is the impurity, then we will use these process। लेकिन अगर impurity Fe2O3 नहीं है, impurity है SiO2, तो वहां पे हम जो प्रोसेस यूज करेंगे दैट इज सरपेक्स प्रोसेस। यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करेंगे, दो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है, कार्बन और नाइट्रोजन का। कार्बन अपना अलग रोल प्ले करेगा और नाइट्रोजन अपना अलग रोल प्ले करेगा। वापस से हमारे पास रिएजेंट में क्या है, Al2O3.2 H2O। हीट करेंगे, Al2O3 अलग, H2O अलग। Al2O3 को हम नाइट्रोजन यानी N2 से रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे रिएक्ट करने पे एक साथ कंबाइन करने पे 1800 डिग्री सेल्सियस शुड बी द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग। ओके, तो हीटिंग तो होनी ही है, और कितने डिग्री पे, 1800 डिग्री सेल्सियस पे। ये जब हीट करेंगे तो बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड Aln। फिर वाटर जब ऐड करेंगे तो वापस से बन जाएगा AlOH होल थ्राइस और अमोनिया लिबरेट हो जाएगी। अब वापस से इसको जब कभी भी आप याद रखो AlOH होल थ्राइस है, इसको हम हीट AlOH होल थ्राइस बना किसी भी प्रोसेस में, तीनों में से किसी भी प्रोसेस में हीट करेंगे 1100 डिग्री सेल्सियस पे, बनेगा क्या, Al2O3। ठीक है, एल्यूमिना बनाने का बड़ा ही इजी और भरोसेमंद प्रोसेस। नाउ जो कार्बन हमने यूज किया था वो कार्बन सिलिका के साथ SiO2, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन होता है Si, SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑक्सीजन यहाँ, सो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका अलग हो जाएगा। ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, सिलिका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में होगा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में होगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो इजीली ये चीजें बाहर निकल जाएंगी। तो ना आप देख सकते हो तीनों मेथड से, बेयर प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस, तीनों प्रोसेस से हम लोगों ने रिमूव क्या कर लिया, हम लोग पहुंच गए कहाँ, एल्यूमिना की तरफ, विच वॉज Al2O3। पहले वाले दोनों प्रोसेस रेड बॉक्साइड के लिए और सरपेक्स प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइड के लिए। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं
हॉल हेरोल्ड प्रोसेस की तरफ और देखते हैं कि एल्यूमिनियम तो बन गया, अब उससे हम इम्प्योर एल्यूमिनियम कैसे बनाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोगों ने बेयर्स प्रोसेस डिस्कस कर लिया, हॉल्स प्रोसेस डिस्कस कर लिया और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सरपेक्स प्रोसेस। नाउ एल्यूमिनियम बन गया, Al2O3 बन गया। अब इस Al2O3 का हम करेंगे क्या, बिकॉज ऑक्सीजन हमें रिमूव करना है और ऑक्सीजन रिमूव करके ही हम उस एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं। यहां से आफ्टर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बनेगा क्या, इम्प्योर अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम। फिर से उस एल्यूमिनियम की हम नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। तो वहां पे आपको कुछ खास लिखना नहीं होगा, उसमें हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लिखोगे, हम बता देंगे क्या लिखना है, तो बस आपको इतनी चीजें ही इसमें करनी है। अब एल्यूमिनियम ज्यादा बचा नहीं है, तो आइए बढ़ते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस की तरफ। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बेसिकली एक तरीका है जिसको आप कह सकते हो डायरेक्टली कि ये भी इलेक्ट्रोलिसिस जैसा ही एक मेथड है, बट इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ डिफरेंट तरीके की चीजों का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दिस वेसल की। तो ये पूरा वेसल या तो ग्लास होता है या तो किसी ऐसे इनएक्टिव मेटल को यूज करते हैं जो कि एल्यूमिनियम से रिएक्ट ना हो। उसके बाद अंदर की तरफ है इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस लिक्विड। इस लिक्विड में प्रेजेंट है तीन चीजें, पहला एल्यूमिना Al2O3, दूसरा क्रायोलाइट Na2AlF6 और लास्ट में है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, सो इन तीनों को यूज किया जाता है मिक्स करके रेशियो में 3:1:1 के रेशियो में इनको यूज किया जाता है। एल्यूमिना ज्यादा क्वांटिटी में रहता है और क्रायोलाइट और CaF2 लेस क्वांटिटी में रहता है। ना Al2O3 बात करें अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फ्यूजन टेम्परेचर काफी ज्यादा है। फ्यूजन टेम्परेचर का ज्यादा होने का मतलब कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है। मेरे ख्याल से जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूजन। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन होती है इसकी, दैट मींस सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। नाउ लेकिन ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है, द टेम्परेचर इज 2050 डिग्री सेल्सियस। और इतने टेम्परेचर पे जब हम किसी चीज को हीट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका मेटल है उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, लार्ज अमाउंट में हमें फ्यूल का यूज करना पड़ेगा। तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई वी ऐड क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या करता है कि टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। जो टेम्परेचर पहले 2050 डिग्री सेल्सियस था, अब वो रिड्यूस होके 950 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। ठीक है, काफी हद तक उसके हाफ से भी कम पे हम उसके टेम्परेचर को ले रहे हैं। इसके बाद आते हैं CaF2। तो CaF2 क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कर देता है ज्यादा, बढ़ा देता है। ठीक है, तो फिर हो क्या रहा है कि एल्यूमिना Al2O3 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इम्प्योर एल्यूमिनियम। इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद आपको बस एक लाइन नीचे लिखनी होगी, दैट फ्रॉम दिस प्रोसेस impure aluminium is obtained, then this impure aluminium is further electrolyzed, yeah, electrolysis is done through it, and then we get 99.9% pure of aluminium। अगर आपकी लाइन लिख दोगे तो आपके चेकर को ये समझ में आ जाएगा कि आपने एल्यूमिनियम को फाइनली इलेक्ट्रोलिसिस करके और क्लियर किया है, इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस का टर्म यूज कर लिया है तो मतलब कि आपको वो प्रोसेस पता है। ठीक है, तो पूरा उसको डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आते हैं रिएक्शन में। तो रिएक्शन में सबसे पहले आप देख रहे हो कि Na2AlF6 है, दैट वाज व्हाट, दैट वाज क्रायोलाइट। ठीक है, CaF2 कैटलिस्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा, Al2O3 दैट इज एल्यूमिना एंड Na2AlF6। सो इसको हमने हीट किया, नॉर्मल हम इसको जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करने पे 950 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था। इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया
और Na2F3 में ये ब्रेक हो जाएगा और AlF3 में ये ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स F6 आधा एल्यूमिनियम और आधा सोडियम के पास चला जाएगा। उसके बाद अब AlF3 ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Al+3 और फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन, ये दोनों आयंस दैट इज केटायन और एनायंस के फॉर्म में ब्रेक हो गए। तो एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन यहाँ पे बन गया, एल्यूमिनियम का आयन और फ्लोरीन का यहाँ आयन बन गया। नाउ कैथोड और एनोड ये दो एरियाज है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। सो कैथोड Al+3 ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नाउ आपको पता है हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस हमें, इलेक्ट्रॉन्स हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में इजीली मिल जाते हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ये इधर से इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम में। नाउ बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, एल्यूमिनियम इज पॉजिटिव, जाएगा कहाँ, ये नेगेटिव के तरफ। तो ये सोल्यूशन है जहां ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, इनसे ये निकल के आ जाएगा कहाँ पे, इट विल गेट कलेक्टेड ऑन दिस कैथोड रॉड। ये रॉड किसकी बनी है, ये रॉड बनी है कार्बन की, ठीक है, कार्बन की बनी है। तो ये इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ, स्पेशली एल्यूमिनियम के साथ, मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ मूविंग टू एनोड, कैथोड के बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए, फ्लोरीन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो फ्लोरीन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आप माइनस देख रहे हो ना, माइनस का मतलब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो ये क्या बना, 3/2F2, फ्लोरीन गैस तो बना बट कितने मॉलिक्यूल्स, 3/2। ओके, नाउ अब इस 3/F2 को अगर हमने रिएक्ट करा दिया या रिएक्ट हो जाता है, रिएक्ट क्या करेंगे, रिएक्ट हो जाता है अपने आप एल्यूमिना के साथ। ऑलरेडी सोल्यूशन में एल्यूमिना है तो उस एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या बनेगा 2AlF3, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे 3O2 बन जाएगा। नाउ दिस AlF3, इसमें भी आप देख रहे हो लिटिल अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, लिटिल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एनोड कैथोड में तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम आ रहा था। तो नीचे की तरफ यहाँ पे AlF3 कलेक्ट हो जाएगा एनोड के नीचे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। नाउ तो यहाँ से जो एल्यूमिनियम हमें मिल गया उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के और डायरेक्टली हम उसको रिमूव कर लेंगे, दैट मीन्स कि इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ ये जो एनोड मड है, इस एनोड मड का भी हम एक बार इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इसको भी इन द फॉर्म ऑफ रॉड या इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व कर लेंगे और फिर इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एल्यूमिनियम अलग और फ्लोरीन अलग हो जाते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन दैट इज 3/2 ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ मिल जाता है। ओके, कार्बन कहाँ, कार्बन आपके रॉड में कार्बन के साथ मिल गया, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, इट इज अ गैस, तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा। ओके, सो दिस वाज द होल ऑफ हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस। इस हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस के बाद आप बस एक लाइन लिख लोगे, एक लाइन मेंशन कर लोगे, दैट इम्प्योर एल्यूमिनियम कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर एल्यूमिनियम बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस तरीके से अगर जितना भी मैंने आज आपको इस एल्यूमिनियम में बताया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओर, देन फ्लो चार्ट, देन द मेथड्स, इतना अगर आप लिख दोगे तो 5 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे बता दें। सबसे पहले ओर्स, कि कौन कौन से ओर्स हैं जिनसे कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। लेकिन उन 3 ओर में से किसको यूज करते थे, बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर 2 टाइप्स के, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में क्या इम्प्योरिटी, Fe2O3, व्हाइट बॉक्साइट में क्या इम्प्योरिटी, SiO2। रेड ऑक्साइड को एल्यूमिना में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस। ओके, और व्हाइट एल्यूमिना को, व्हाइट बॉक्साइड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्पेक्स प्रोसेस। आफ्टर दैट हम मेथड यूज करेंगे हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस,
यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्यूमिना के अलावा और कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, ऑप्शंस दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। सो क्रायोलाइट एंड CaF2। क्रायोलाइट का काम टेम्परेचर को रिड्यूस करना फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस, एंड CaF2 का काम है रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एल्यूमिनियम। Now the next process, the next metallurgy which we are going to discuss is copper. तो जल्दी से I would suggest you to do one thing. इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जरा सा एक छोटा सा पॉज दीजिएगा और जो आपने पूरे नोट्स लिखे हैं एल्यूमिनियम के उनको एक बार रिवाइज कर जाइएगा, फिर आप कॉपर की तरफ बढ़िएगा ताकि जो आपने पढ़ा है वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहे। और अगर आप चाहते हो कि मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, मेटलर्जी ऑफ कॉपर या जितनी भी मेटलर्जी है वो आपके लॉन्ग टर्म ब्रेन में चली जाए, तो अगर मान लीजिए आज आपने इस वीडियो को देखा, इसको पढ़ा, 2-3 दिन का गैप देके फिर से इसको एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है? और कोशिश करिएगा 2 बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार 2-3 दिन का गैप देके, फिर उसके बाद 2-3 दिन और दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सो इट इज माई गारंटी कि ये पूरा मेथड दैट इज मेटलर्जी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो जाएगी और आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर की तरफ। तो एल्यूमिनियम का मेटलर्जी हम लोगों ने पूरा समझ लिया, अब आइए डिस्कस करते हैं कॉपर की मेटलर्जी। सो कॉपर में बेसिकली 3 और हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2, कैलोसाइट Cu2S एंड क्यूप्राइट Cu2O। अब देखो इसके फ्लो चार्ट काफी ज्यादा इजी है, इसके फ्लो चार्ट में ही सब कुछ है, अलग से हमें प्रोसेस डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। और कौन सा है? CuFeS2 दैट इज कॉपर पायराइट। सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर इसमें पाया जाता है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग CuFeS2। इसका करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन। आई होप सो फ्रॉथ फ्लोटेशन आपको याद होगा पिछले वीडियो में। अगर आपको याद नहीं है तो हम पिछले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, दैट वाज मेटलर्जी पार्ट 1, आप वहां से उसको देख के समझ सकते हो। ओके, सो फ्रॉथ फ्लोटेशन बड़ा सा वेसल था, उसमें हम ओर को विद वाटर एंड पाइन या टर्पेंटाइन ऑयल मिक्स करके और काफी हाई प्रेशर पे एयर उससे पास कराते थे तो फ्रॉथ बनता था और उस फ्रॉथ यानी कि झाग में कलेक्ट हो जाता था, ठीक है? तो फ्रॉथ फ्लोटेशन के बाद ओर को हमने सुखा लिया, अब हमारे पास क्या बचा? कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और उसमें थोड़ा बहुत अभी लिटिल अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट है, SiO2 प्रेजेंट है। तो फिर क्या करेंगे? उसकी कर देंगे हम रोस्टिंग। रोस्टिंग याद है कि प्रोसेस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कर रहे थे, दैट वाज रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद इसमें कॉपर में बहुत सारे, कॉपर के ओर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज थी, तो CuS अलग हो गया, FeS अलग हो गया, आपको याद होगा ना RS रस्टिंग में सल्फाइड ओर, तो CuS अलग, FeS अलग, FeO अलग, CuO अलग, Cu2O अलग, सॉरी SiO2 अलग। तो ये 5 डिफरेंट कंपाउंड्स बने जिनको हमने रोस्टिंग के बाद इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देखा। फिर कराएंगे इसकी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग भी आपको याद होगा जिसमें हम क्या करते थे कि ऑक्सीजन को रिमूव करते थे। तो अब ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे? बाय यूजिंग कोक एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो इन सारे रिएक्टेंट्स में अगर हम कोक और कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा देंगे तो बनेगा क्या? कॉपर मैट। और कॉपर मैट में क्या है? CuS और FeS। आप देख सकते हो जितने ऑक्सीजन वाले कंपाउंड थे वो हट गए और सिर्फ सल्फाइड वाले कंपाउंड्स बचे। कौन कौन से? Cu2S और FeS। नाउ ये स्लैग है, स्लैग में क्या क्या है? कैल्शियम सिलिका ऑक्साइड। ये जो आपने CaO देखा था, ये CaO SiO2 के साथ कंबाइन होके और बना लेता है CaSiO3। That was slag. That was the insoluble impurities. प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में जहां हमने टर्म्स डिस्कस किया था वहां पे आया था ये वर्ड स्लैग, ठीक है? फिर हम आएंगे, इसको एक कन्वर्टर होता है दैट इज नोन एज बेसिमर्स कन्वर्टर। आई होप सो कंस्ट्रक्शन एरियाज में आप सब ने एक बड़ा सा वेसल देखा होगा जो कि गिट्टी और सीमेंट को मिक्स करता है।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा जाके ऐसे इस तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है और इधर एक रॉड लगी होती है, इधर एक रॉड लगी होती है, ठीक है। इसी में गिट्टी और आपका सीमेंट मिलाया जाता है और ये लगातार रोटेट होता रहता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर होता है बिस्मथ कन्वर्टर का। इसमें क्या करते हैं कि कॉपर मैट को लेते हैं और कॉपर मैट को लिटिल अमाउंट ऑफ कोक मिला के और इसको लगातार मूव कराते हैं। तो मूव कराने से स्टूडेंट्स क्या होता है कि FeS अलग निकल जाता है और जो कोक है वो सल्फर के साथ मिलके CS2 बना लेता है, CS2 का फॉर्मेशन कर लेता है। एंड आफ्टर दैट वी गेट blister copper. Now blister copper is what? Blister copper is basically impure form of copper. और इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो हमें मिल जाएगा प्योर कॉपर। बट इलेक्ट्रोलिसिस कराने से पहले क्या करते हैं, उसमें पोलिंग करते हैं। व्हाट इज पोलिंग? सो बैम्बू के बड़े बड़े पोल्स लेके उस लिक्विड को पूरी तरीके से रोटेट कराते हैं, डिसॉल्व कराते हैं। होता क्या है कि पोल दैट मीन्स बैम्बू में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा बहुत अगर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होगा उसको भी अट्रैक्ट कौन कर लेगा, दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड इट विल फॉर्म सर्टेन कंपाउंड्स। ओके, पोलिंग कराने के बाद करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली क्या होता है कि 3 चीजें हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। E मतलब इलेक्ट्रोलाइट, C मतलब कैथोड एंड A मतलब एनोड। नाउ एनोड में क्या है, इम्प्योर कॉपर जिसकी रॉड थोड़ी मोटी होगी, ठीक है। कैथोड में क्या है, प्योर कॉपर जिसकी रॉड पतली होगी, क्योंकि इसी इम्प्योर कॉपर और इलेक्ट्रोलाइट से आयंस प्योर कॉपर के निकलेंगे और कैथोड के ऊपर कलेक्ट होंगे। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अलग और सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये रिस्पेक्टिव कॉपर चला जाएगा आपके प्योर वाले एरिया में यानी कि कैथोड की तरफ और सल्फेट चला जाएगा इम्प्योर एरिया की तरफ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा हमने पहले ही आपको बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा आपको अलग अलग प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। बेसमर्स कन्वर्टर हमने देख ही लिया, मेनली हो क्या रहा है कि ये जो कॉपर मैट है, इस कॉपर मैट को हम मिक्स कर रहे हैं कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ मिक्स करके जो भी उसका सल्फेट का फॉर्म है वो अलग हो जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। फिर फाइनली पोलिंग और इलेक्ट्रोलिसिस करके हम 99% प्योर कॉपर को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं बहुत थोड़ा सा 5 मिनट का और टॉपिक जो कि है मरकरी। मोस्टली आपके एग्जाम में जब 5 मार्क्स में आएगा तो या तो एल्यूमिनियम या तो कॉपर आएगा, क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मरकरी अगर आप एनसीईआरटी में भी देखो तो बस कुछ लिमिटेड पॉइंट्स है, बट हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि मरकरी का मेटलर्जी कैसे कराया जाता है, शॉर्ट में ही, बहुत ज्यादा लॉन्ग और लेंथी मेथड में नहीं, बट तब भी हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर कहीं से कोई क्वेश्चंस पूछ लिए गए तो उसको कैसे सॉल्व करना है और उसको किस तरीके से अपने तरीके से हैंडल करना है, ये भी हम बहुत अच्छे से उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मरकरी का इलेक्ट्रोलिसिस। तो मरकरी का अब हम एक्सट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर हमने डिस्कस कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ओर से। तो ओर बेसिकली इसमें क्या है, सिनेबार, जिसका फॉर्मूला है HgS, ठीक है। अब एक और सिनेबार का ही एक टाइप है जहां पे कई मॉलिक्यूल्स HgS के साथ एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, दैट इज नोन एज मेटा सिनेबार, ठीक है, HgS। और एक और है इसका कॉर्डियोराइट Hg3S2Cl2। इन तीनों ओर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है जिससे कि मरकरी का एक्सट्रैक्शन करते हैं, दैट इज HgS। नाउ प्रोसेस क्या है, सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर विद फ्रॉम सिनेबार। सिनेबार से कैसे हम उसमें से इम्प्योरिटी निकालें, दैट इज डन बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड।
HCS दैट इज सिनेमार में जो मैक्सिमम इम्प्योरिटीज होती हैं दैट इज डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स एंड मड पार्टिकल्स, तो उनको हम इजिली ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड से निकाल सकते हैं। HGS हमें मिल गया जब ग्रेविटी सेपरेशन के बाद, तो उसको रोस्ट करते हैं। HGS को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं और हीट करने पे हमें मिलता क्या है, HgO, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड बन गया, अब उसकी फर्दर हीटिंग करेंगे। फर्दर हीटिंग करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो Hg है ये अभी पूरी तरीके से प्योर नहीं है। तो प्योरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, प्योरिफिकेशन के सिंपली हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस से हमें 99.9% प्योर ऑफ मरकरी मिल जाएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल टू नोट, 5 मार्क्स में हमेशा या तो एल्युमिनियम या तो कॉपर पूछा जाएगा। अगर आपको मर्करी भी पढ़ना है तो मर्करी आपके 2 या 3 मार्क्स में आएगा। आप देख सकते हो बहुत लेंथी मेथड नहीं है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, तो इजीली आपको ये क्वेश्चन इन केस अगर मर्करी का आता है तो वो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में अकोमोडेट हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको इस पूरे टॉपिक की परफेक्ट नॉलेज हो गई होगी। अब अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव द आंसर ऑफ योर कमेंट श्योरली, और आपके सारे डाउट्स को क्लियर हम करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ वी विल मीट in the next video with a new topic.